हेलो स्टूडेंट, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बायोलॉजी की आज की क्लास से हम एक नया चैप्टर पढ़ना शुरू करेंगे जिसका नाम है जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके अनुप्रयोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जैव प्रौद्योगिकी होता क्या है। तो जैव प्रौद्योगिकी विज्ञान की ऐसी आधुनिकतम शाखा है जिसके अंतर्गत जैविक तंत्रों एवं जैविक क्रियाओं का उपयोग मानव कल्याण के लिए किया जाता है। इसके अलावा जैव रसायन, सूक्ष्म जैविकी, आणविक जीव विज्ञान, आनुवंशिक आणविक जीव विज्ञान आदि को भी अध्ययन जैव प्रौद्योगिकी के अंतर्गत किया जाता है। देखिए, जैव प्रौद्योगिकी के द्वारा औद्योगिक स्तर पर आनुवंशिक रूप से रूपांतरित सूक्ष्म जीवों, कवकों, पादपों व जंतुओं द्वारा जैव औषधियों व अन्य जैविक पदार्थों का उत्पादन किया जाता है। देखिए, पिछला चैप्टर जो हम लोग पढ़ रहे थे उसमें हमने देखा था कि कई टेक्निक के माध्यम से जो अवांछित जीन है उनको कट करके हटा दिया जाता है और वांछित जीनों को पेस्ट कर दिया जाता है ना, और फिर उसे प्लाज्मिड के माध्यम से या अन्य किसी माध्यम से उसे नए ऑर्गेनिज्म में ट्रांसप्लांट कर दिया जाता था, जिससे क्या था, उन्नत गुणों वाले नए ऑर्गेनिज्म का निर्माण होता था, है ना। तो कह रहा है कि जैव प्रौद्योगिकी के द्वारा औद्योगिक स्तर पर कई प्रकार से मोडिफाइड, रूपांतरित का मतलब होता है मोडिफाइड, है ना, मोडिफाइड सूक्ष्म जीव हो गया, कवक, पादप, इनका और इसके अलावा पादपों के अलावा जंतुओं का भी निर्माण किया जाता है। निर्माण क्यों किया जाता है? ताकि जो है उनमें जो खराब जीन्स हैं उनको हटा दिया जाए और अच्छे जीन्स का ट्रांसप्लांट कर दिया जाए, जिससे कि उत्पादन स्तर को बढ़ा दिया जाए, है ना, उत्पादकता को बढ़ा दिया जाए, जिससे कि अधिक लाभदायक और अधिक मात्रा में वस्तुएं जो हैं प्राप्त हो सकें। नेक्स्ट देखिए, जैव प्रौद्योगिकी के उपयोग। तो पहला है कृषि में। कृषि में क्या उपयोग है इनका? देखिए, कृषि में क्या है कि जैव प्रौद्योगिकी के द्वारा उच्च उत्पादकता वाली ऐसी फसलों की किस्म तैयार की गई हैं जिससे उत्पादकता कई गुना बढ़ गई, जो कि जीवों में आनुवंशिक स्तर पर रूपांतरण के द्वारा ही संभव हुआ। ऐसे जीव जो आनुवंशिक रूप से रूपांतरित जीव थे उनको कहा गया जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, यानी कि जीएमओ। देखिए, यहाँ से भी क्वेश्चन आप लोग का पूछा जाता है कि जीएमओ क्या होता है। तो हम कहेंगे कि ऐसे जीव जो आनुवंशिक रूप से रूपांतरित होते हैं, मतलब कि उनके जीन्स में फेर बदल करके उनको उपयोगी बनाया गया हो, तो उन जीव को कहा गया है जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म या फिर जीएमओज। इनके द्वारा उत्पादित फसलों में कई विशेषताएं पाई जाती हैं, जैसे कि अजैविक कारकों के प्रति प्रतिरोधी, यानी कि ये जो फसल होती हैं जो जेनेटिक मॉडिफाइड होती हैं उसमें क्या होती है, अजैविक कारकों के प्रति ये प्रतिरोधी का कार्य करती हैं, ठीक है। उसके अलावा देखिए, रासायनिक कीटनाशकों पर कम निर्भर, यानी कि कीट प्रतिरोधी होती हैं। यानी कि देखिए, कुछ पौधे जब उगाए जाते हैं तो क्या होता है, उसमें कीड़े लगने का भय रहता है ना, कोई कीट लगने का भय रहता है। तो इससे क्या होती है कि किसान जो है मेहनत तो अधिक करता है लेकिन फसल की उत्पादकता कम प्राप्त होती है, तो इसमें कीटनाशकों का प्रयोग करना पड़ता है। तो कीटनाशक जो है वो उसका प्रभाव जो है कीटों पे तो पड़ता था, यानी कीट तो मर जाते थे, लेकिन क्या होता था कि जो अनाज है या फल है या सब्जी है उनमें भी कीटनाशकों का प्रभाव पड़ जाता था, इन दवाओं का जो है प्रभाव पड़ता था, जिससे क्या था कि उनका उपयोग जब कोई मनुष्य या जंतु करता था तो उसके शरीर में भी ये हानिकारक रसायन पहुंच जाते हैं, है ना, जो कि शरीर के लिए हानिकारक है। तो जब जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म वाले जो पौधे हैं, है ना, जो जेनेटिकली मॉडिफाइड है, उसमें क्या है कि पहले से ही रेजिस्टेंसी उनमें प्रतिस्थापित कर दी गई है, यानी कि जब उन्हें उगाया जाएगा तो वो कीटनाशकों के प्रति प्रतिरोधकता का काम करेंगे, यानी कि कीट जो हैं अगर उन पर आक्रमण करेंगे तो वो स्वयं ही मर जाएंगे, है ना। तो उससे क्या होगा कि कीटनाशक का प्रयोग जो है कम करना पड़ेगा। इससे क्या होगा, जो फसलें होंगी एक तो उसकी उत्पादकता बढ़ेगी, ऊपर से वो रासायनिक रूप से भी सुरक्षित रहेंगी, है ना, यानी कि जंतु और मानव जब उसको उपयोग करेंगे तो उनको जो है ज़्यादा नुकसान इनसे नहीं होगा। नेक्स्ट देखिए, खनिजों का कुशलता से प्रयोग करने वाले, यानी कि ये जो पौधे हैं ये क्या करेंगे, जो खनिज हैं, ठीक है, जो मृदा में खनिज वगैरह हैं उनका भी उपयोग ये आसानी से कर लेती हैं।
इसके अलावा उच्च गुणवत्ता वाली फसलें हैं, यानी कि जो फसलों का उत्पादन हो रहा है वो अधिक मात्रा में, ऊपर से उसमें गुणवत्ता भी है। जैसे कि किसी पौधे में कोई खास तरह का विटामिन या मिनरल्स मिलाना है तो वो जेनेटिक मॉडिफाइड के द्वारा, मतलब कि जेन प्रौद्योगिकी के द्वारा उसी समय जो है जीन्स वो वाले अच्छे वाले उसमें ट्रांसप्लांट कर दिए जाते हैं। इससे क्या होता है कि जो पौधे उत्पन्न होते हैं वो खास तरह के विटामिन्स से जुड़े होते हैं, मतलब खास तरह के विटामिन वाले या मिनरल्स वाले होते हैं, है ना। तो इस तरह का यही लिख रहा है कि उच्च गुणवत्ता वाली फसलें भी का भी उत्पादन किया जा सकता है जैव प्रौद्योगिकी के द्वारा। नेक्स्ट देखिए, नॉन लेग्यूमिनस पादपों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्षमता के विकास हेतु किया जाता है। ठीक है, नॉन लेग्यूमिनस पौधे, लेग्यूमिनस पौधे क्या होते हैं, यानी कि दालों वाले पौधे होते हैं, है ना। तो हमने पढ़ा है पिछले कई वीडियोस में, मैंने इस पर डिस्कस किया है आप लोगों के साथ कि लेग्यूमिनस पौधों में क्या होता है, उनकी जड़ों में कुछ खास तरह का बैक्टीरिया पाया जाता है। वो वातावरण के नाइट्रोजन को अवशोषित कर लेता है ना, जिससे कि भूमि की उर्वरक क्षमता बढ़ जाती है। तो कह रहा है कि ये केवल जो है ये विशेषता किसमें है, लेग्यूमिनस पौधों में, है ना, यानी कि दाल वाले पौधों में केवल होती है। उनकी जड़ों में गांठें पाई जाती हैं जिसमें राइजोबियम नाम का एक जीवाणु पाया जाता है ना, जो क्या करता है कि वातावरण में जो नाइट्रोजन होता है उसको उपयोग कर लेता है और भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ जाती है और जो भूमि है वो उपजाऊ हो जाती है। तो जब कह रहा है कि नॉन लेग्यूमिनस है, यानी कि ऐसे पौधे जो लेग्यूमिनस कुल के नहीं हैं, तो उसमें भी कुछ फेरबदल करके जेनेटिक रूप से नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्षमता को विकसित किया जा सकता है। किसके द्वारा, जैव प्रौद्योगिकी के द्वारा। जैसे उदाहरण है इसके कुछ कृषि के क्षेत्र में, बीटी फसलें बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बीटी फसलें, इस पे टिप्पणी आ जाता है, पूछा जाता है टिप्पणी, बीटी फसलों की पर टिप्पणी लिखिए। तो ये जैव प्रौद्योगिकी द्वारा निर्मित ऐसी फसलें होती हैं जिनमें कीटनाशक की आवश्यकता नहीं होती है। देखिए अभी हमने पढ़ा है ना कि रासायनिक कीटनाशकों पर निर्भरता कम हो जाती है, कृषि वाले में अभी इसकी विशेषता हमने देखा था। तो वही देखिए कह रहा है कि बीटी फसल ऐसी फसलें होती हैं जिनमें कीटनाशक की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि ये पादप जातियाँ पीड़क प्रतिरोधी यानी कि पेस्ट रेजिस्टेंस होती हैं। बीटी एक प्रकार का प्रतिविष है, एंटीटॉक्सिक है, जो बैसिलस थुरिनजेंसिस, ठीक है, ये क्या है, जीवाणु, इसी को शॉर्ट में लिखा गया है बीटी, है ना, बैसिलस थुरिनजेंसिस जीवाणु निर्मित करता है, जिसे पादपों में स्थानांतरित कर जाता है। ठीक, जिसे क्या करते हैं, पादपों में स्थानांतरित कर जाते हैं। इससे क्या होता है, इससे फसल में प्रतिविष का निर्माण होने लगता है और कीटनाशकों की आवश्यकता भी नहीं पड़ती। ठीक, तो इस प्रकार की जो फसलें हैं कौन कौन सी हैं, जैसे हो गया बीटी कपास, बीटी मक्का, बीटी धान, बीटी टमाटर, बीटी सोयाबीन, बीटी तंबाकू, बीटी बैगन भी होता है ना। और बीटी कपास जो है सर्वप्रथम बनने वाला जो था ये फसल था। देखिए बीटी कपास के बारे में दिया हुआ है। बीटी कपास क्या होता है, बैसिलस थुरिनजेंसिस नामक जीवाणु ऐसे प्रोटीन का निर्माण करता है जिसमें अनेक प्रकार के कीट जैसे तंबाकू कीट, सैनिक कीट, भृंग कीट को नष्ट करने की क्षमता होती है। बैसिलस जीवाणु से बना जीव कीटनाशक होता है, लेकिन जीवाणु में निष्क्रिय होता है। यानी कि बैसिलस जीवाणु से जो जीव बनता है वो क्या होता है, कीटनाशक होता है, लेकिन वो जीवाणु के अंदर निष्क्रिय अवस्था में होता है ना। और जब ये कीट में पहुंचता है तो कीट में पहुंचते ही ये सक्रिय हो जाता है तथा कीटों की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, यानी कि जब ये जीवाणु जो है कीटों में पहुंचता है तो उसे खाकर कीट जो हैं वो डेड हो जाते हैं, मर जाते हैं। देखिए जीन विष को बनाने वाली जीवाणु से जीन को पृथक करके फसलों में समाविष्ट कर जाता है। बनाया कैसे जाता है, देखिए जीन विष को बनाने वाली जीवाणु से वो जो जीन होता है टॉक्सिक उसको अलग कर दिया जाता है ना, पृथक यानी कि अलग कर दिया जाता है और फसलों में समाविष्ट कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से बीटी कपास नामक पौधे का निर्माण कर लिया जाता है। अब देखिए बीटी कपास पर बॉल वॉर्म्स यानी कि शलभ हिंदी में बोलते हैं, कीट का नाम है, और इंग्लिश में बोलते हैं बॉल वॉर्म्स, कृमि का प्रभाव नहीं होता और उत्पादन बढ़ जाता है।
जीन विष को बनाने वाली जीन को बोलते हैं क्राई, और ये अनेक प्रकार की होती है, मतलब कि क्राई जीन्स भी अनेक प्रकार की होती है। देखिए आवश्यकता क्यों पड़ी कि जब कपास उगाया जाता है तो कपास जैसे कि जब वो खुलता है ना, जब वो खुलता है तो उसमें से रुई निकलता है, पौधा होता है कपास का बंद होता है इस तरीके से। तो ये खुद से जब खुल जाते हैं तो उसमें जो है रुई निकलती है, और उसी रुई से क्या होता है उपयोग किया जाता है, उसका उपयोग किया जाता है कपड़े बनाने में या फिर गद्दों में भरने में। तो ये जो है बॉल वर्म्स, ये क्या करता था, जब ये बंद रहता था कपास तो उसी में ये बॉल वर्म्स एंटर कर जाता था और पूरी रुई को नष्ट कर देता था, है ना। इससे क्या होता था, किसान मेहनत तो खूब कर रहा है, लेकिन जब इसकी फटने का टाइम आया, रुई निकलने का समय आया, तो क्या होता था, इसमें पहले से ही अंदर से ये क्या हुआ, ये कीड़ा लग गया इसमें, तो ये रुई पूरी ख़त्म हो गई। ठीक, तो इससे क्या है, बहुत हानि पहुंचती थी कपास की फसलों पे। लेकिन जब ये बीटी कपास आया तो बीटी कपास में बैसिलस थुरिनजेंसिस नामक एक जीवाणु डाल दिया गया, जो क्या करता था कि जब उसमें एक खास तरह का जो है जीवाणु होता है या फिर कहिए जीन्स होता है ना, जो कि जीवाणु में जब रहता है तो निष्क्रिय रहता है। लेकिन जैसे कि मान लीजिए ये बीटी कपास है ना, ये बीटी कपास है और ये थोड़ा सा बड़ा हो गया, यानी कि अंदर जो है इसमें रुई बन रहा है ना। तो जैसे ही जीव जो है बाल वर्म्स इस पर अटैक करता था, ठीक, तो क्या हुआ कि बीटी कपास में पहले से कौन सा जीवाणु पड़ा हुआ है, बैसिलस थुरिनजेंसिस। तो ये जो है इनमें जब पहुंचता था, इनके इंटेस्टाइन में बॉल वर्म्स के, तो यहाँ पे ये इनको मार देता था, है ना। तो इससे क्या हुआ कि जैसे ही किसी जीव ने, कोई भी, जैसे कई कीट ने कह सकते हैं, जैसे ही किसी कीट ने किसी कपास की फसल पर अटैक किया तो वो जीवाणु जो है इनके इंटेस्टाइन में पहुंच गया, इनके पेट में पहुंच गया और इनको मार दिया। इससे क्या होता है कि फसल जो है सुरक्षित रह गई, है ना। और फसलें जब सुरक्षित रहीं, इसमें किसी प्रकार की कीटनाशकों का भी डालना नहीं पड़ा, यानी कि कीटनाशकों को डालने का भी खर्चा बचा, है ना। तो क्या हुआ कि इनकी उत्पादन क्षमता जो है बढ़ गई। तो इसी प्रकार से जितने भी बीटी फसलें हैं, यानी कि बीटी कपास, बीटी धान, बीटी बैगन, तो इन सब में जो है इस प्रकार की कीटनाशक रेजिस्टेंसी जो है, कीटों के प्रति रेजिस्टेंसी पाई जाती है, जो क्या करते हैं कि जैसे ही इन पर कोई कीट आक्रमण करता है तो कीट जो है इन्हें खाकर स्वयं मर जाता है। इससे क्या है, फसलें सुरक्षित रह जाती हैं और फसलों का उत्पादन बढ़ जाता है। अब नेक्स्ट देखिए गोल्डन राइस। विटामिन ए की कमी को दूर करने वाले चावल का विकास जीन अभियांत्रिकी द्वारा किया गया, जिसे कि सुनहरा चावल गोल्डन राइस का नाम दिया गया। इस चावल को उत्पन्न करने के लिए उसके पादपों पर 3 जीनों का प्रत्यारोपण किया जाता है, जिस प्रक्रिया के अनुरूप बीटा कैरोटीन युक्त पीले रंग का चावल उत्पन्न होता है, और यही बीटा कैरोटीन शरीर में विटामिन ए में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, तो ये जो चावल है गोल्डन राइस, ये क्या है, विटामिन ए का प्रमुख स्रोत बन गया, है ना। ऐसे आप देखेंगे तो चावल में विटामिन ए जो है नहीं पाया जाता, लेकिन जो गोल्डन राइस है, क्योंकि ये बायोटेक्नोलॉजी माध्यम से बना है, जेमो फसल है, तो इसमें जो है पहले से जीन्स डाल दिए गए, जैसे क्या है कि इस चावल खाने से विटामिन ए की पूर्ति जो है शरीर में हो जाती है। नेक्स्ट देखिए फ्लेवर सेवर। तो ये इस ट्रांसजेनिक टमाटर में एंटी सेल आरएनए तकनीक के कारण कोशिका भित्ति के पेक्टिन को नष्ट करने वाले एंजाइम पॉलीग्लैक्टोन्यूरोनेज का संश्लेषण कम होता है, और ये टमाटर लंबे समय तक ताज़ा बने रहते हैं। देखिए पहले जो देसी टमाटर आता था तो क्या होता था कि 2 दिन रखे नहीं कि टमाटर सड़ना शुरू, है ना। उसका जो छिलका है टमाटर का, आप देखेंगे अगर देसी टमाटर किसी के यहाँ अगर मिल जाए तो आप देखेंगे कि 2 दिन में टमाटर खराब होते थे। तो टमाटरों का आयात निर्यात कैसे हो, क्योंकि आयात निर्यात करने में आधी से ज़्यादा फसल तो बर्बाद हो गई, यानी कि जिसने लिया टमाटर खरीदा उसका तो आधा पैसा चला गया, है ना। या फिर टमाटर जो है खेत में ही आधी से ज़्यादा फसल खराब हो गई। तो इससे बचाने के लिए फ्लेवर सेवर नाम के ट्रांसजेनिक टमाटर का निर्माण किया गया। ये क्या है कि ये टमाटर जो है जल्दी खराब नहीं होता,
है ना। जैसे कि आजकल हम जो टमाटर लेते हैं बड़े बड़े साइज के भी होते हैं और कितने भी दिन रखिए वो जल्दी ख़राब नहीं होते। उनका आप छिलका देखिए वो मोटी भित्ती वाला होता है ना। जैसे वो भले ही लाल दिखेगा लेकिन उसे आप कम से कम 4-5 दिन तक चला ही लेंगे। हाँ, पहले से ख़राब है तो बात अलग है, ठीक है। लेकिन ऐसा जो है देसी टमाटर के साथ संभव नहीं था। एक दिन में टमाटर ख़राब होना शुरू, एक तो साइज़ भी कम और वो एक दिन में ख़राब भी होने लगते थे। तो इससे क्या हुआ कि उत्पादन क्षमता इनकी बहुत ज़्यादा प्रभावित होती थी। खेत में ख़राब हो गए या जहाँ गाड़ियों से भेजा जा रहा है एक शहर से दूसरे शहर पहुँचते पहुँचते ख़राब हो गया, तो कोई मतलब नहीं निकलता था, पैसा काफ़ी बर्बाद। लेकिन जब फ्लेवर सेवर टमाटर आया तो क्या है कि इसमें जो है इसके द्वारा टमाटर जो है आयात निर्यात करने में 4-5 दिन भी अगर लग गए या 2-3 दिन भी लग गए तो वो टमाटर सुरक्षित रहा, है ना। बहुत ज़्यादा उसमें परिवर्तन नहीं होता है। नेक्स्ट देखिए पीड़क प्रतिरोधी पादप। तो देखिए निमेटोड वर्ग का एक सूत्र कृमि है जिसका नाम है मिलोइडोगाइनी इनकोग्निटा। तो ये क्या करता है, ये तंबाकू पादप, ठीक है। कौन से पौधे, तंबाकू वाले में, तंबाकू जो पौधा होता है तंबाकू का, उनकी जड़ों को संक्रमित करके उसकी पैदावार को काफ़ी कम कर देता था। तो इस संक्रमण को रोकने के लिए एक नवीन पद्धति का उपयोग किया गया जिसमें क्या किया गया, आरएनए अंतरक्षेप, आरएनए इंटरफेरेंस, आरएनए का प्रयोग किया गया। तो इस विधि में विशिष्ट आरएनए की साइलेंसिंग की जाती है और डीएसआरएनए, डबल स्टैंडर्ड आरएनए, जीनों के अमोनीकरण में प्रयुक्त होता है ना। इसमें क्या कहते हैं, डबल स्टैंडर्ड आरएनए जो है इसका प्रयोग करते हैं जीनों के अमोनीकरण में। तो इससे जो फसल उत्पन्न होती है, तंबाकू का जो पौधा उत्पन्न किया जाता है वो क्या होता है, इस जो सूत्रकृमि है ये क्या नाम है इसका, मिलोइडोगाइनी इनकोग्निटा। तो इनके प्रति ये रेजिस्टेंस हो जाता है पौधा, है ना। तो ये जो जड़ों को संक्रमित कर देता था और पैदावार को कम करता था, तो इनके प्रति जब रेजिस्टेंस हो गया तो पैदावार जो है बढ़ गई। और ये जो सूत्रकृमि है ये जैसे ही आक्रमण करता है पौधों पर वैसे ही वो स्वयं डेड हो जाता है। अच्छा, अब नेक्स्ट है चिकित्सा में जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग। अभी हमने देखा है कृषि में, अभी हमने पढ़ा, तो अब हम देखते हैं चिकित्सा में। देखिए पहला है मानव इंसुलिन। तो मधुमेह रोगियों के लिए एक संस्थान है एली लिली, है ना, नामक एक अमेरिकी औषधि निर्माण कंपनी, ये क्या है, कंपनी का नाम है। कंपनी ने 5 जुलाई 1983 को 2 डीएनए अनुक्रम को तैयार किया जो मानव इंसुलिन की श्रृंखला ए और बी के समान थे और जो दोनों श्रृंखलाएं ए और बी में डाइसल्फाइड बंधों को जोड़कर परिपक्व इंसुलिन तैयार की गई थी, ठीक है। ए और बी को डाइसल्फाइड बंधों में जोड़ दिया गया और इनसे जो है एक मैच्योर इंसुलिन तैयार की गई। इस कार्य को फ्रेडरिक सेंगर ने अंजाम दिया था। तो देखिए यहाँ से पूछा जाता है कि मानव इंसुलिन या इंसुलिन की खोज जो है किसने की है, या फिर पूछा जाता है कि इंसुलिन के निर्माण में किसकी प्रमुख भूमिका है, तो हम कहेंगे फ्रेडरिक सेंगर, ये साइंटिस्ट का नाम है, की प्रमुख भूमिका है। देखिए ये जो इंसुलिन होता है, यह जो रोग होता है ह्यूमन में डायबिटीज़ यानी कि मधुमेह, है ना, तो उसके निदान के लिए इसका उपयोग जो है किया जाता है मानव इंसुलिन का। आप चाहे तो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं कि मधुमेह रोग के निदान के लिए इंसुलिन एक महत्वपूर्ण हार्मोन होता है, ठीक है। मधुमेह रोग के लिए कभी कभी यहाँ से भी पूछ लिया जाता है कि डायबिटीज़ के लिए कौन सा हार्मोन का उपयोग करते हैं, तो ये इंसुलिन, है ना। निदान के लिए महत्वपूर्ण औषधि होती है इंसुलिन। और ये इसका निर्माण कहाँ होता है, मनुष्य के पैनक्रियाज में, है ना, मनुष्य के, देखिए मैं शॉर्ट में लिख दे रही हूँ, आप लोग लिखना चाहें तो अच्छे से लिख लीजिएगा सेंटेंस बना के। मैं बोल रही हूँ ना कि मनुष्य के अग्नाशय यानी कि पैनक्रियाज निर्माण होता है इनका, पैनक्रियाज हिंदी में बोलते हैं अग्नाशय। पैनक्रियाज में आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, LE,
HENCE, ठीक है। आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में बीटा सेल्स होती हैं, तो बीटा सेल्स से ये मानव इंसुलिन जो है वो स्रावित होता है ना। बीटा सेल्स से इंसुलिन जो है स्रावित होता है या बीटा सेल्स में इनका निर्माण होता है। और ये क्या करता है कि शरीर में या फिर ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को नियमित करता है। रक्त में ग्लूकोज के स्तर को या फिर लेवल को, जो भी आप लिखना चाहें, नियंत्रित करता है। ठीक है, तो देखिए जब क्या होगा कि ये जब इसका श्रावण ही कम होगा या इंसुलिन का श्रावण बिल्कुल ना हो, कम हो, है ना, तो क्या होता है कि मनुष्य में डायबिटीज़ रोग होने की संभावना बढ़ जाती है। तो इससे क्या होता है, या कभी कभी डायबिटीज़ हो जाता है तो क्या किया जाता है कि बाहर से इंसुलिन का इंजेक्शन उनमें दिया जाता है, मधुमेह के रोगियों में, है ना। कहते हैं ना कि शुगर बढ़ गया, है ना, अगर किसी को इंसुलिन है तो अगर वो बीमार हो रहा है, अगर किसी को डायबिटीज़ है, ठीक है, अगर किसी को डायबिटीज़ है, मधुमेह है, तो कहते हैं ना कभी कभी कि इसका शुगर बढ़ गया है, तो शुगर बढ़ जाता है तो इंसुलिन का इंजेक्शन उनको देना पड़ता है ना। तो इंसुलिन का जो है कृत्रिम रूप से निर्माण जो है ये किसने किया था, फ्रेडरिक सेंगर के द्वारा किया गया था। एक बार मैं फिर से बोल दे रही हूँ कि मानव इंसुलिन जो है इसका निर्माण होता है पैनक्रियाज के आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस के बीटा सेल्स में, है ना। इंसुलिन का स्रावण होता है पैनक्रियाज के आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस के बीटा सेल में। और इंसुलिन का कार्य क्या है, इंसुलिन का कार्य है रक्त में ग्लूकोज के लेवल को नियंत्रित करना, ठीक। तो जब कभी पैनक्रियाज के आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस की बीटा सेल से इंसुलिन का श्रावण कम हो, यानी कि अल्प श्रावण हो या फिर श्रावण होना बंद हो जाए, तो क्या होता है कि ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है, जिससे कि मधुमेह नामक रोग हो जाता है ना। तो उसके लेवल को, यानी कि ग्लूकोज के लेवल को कम करने के लिए बाहर से इंसुलिन का इंजेक्शन दिया जाता है ना। तो स्टार्टिंग में देखो क्या हो रहा था कि स्टार्टिंग में किसी जानवरों को, गाय हुआ, सुअर आदि को मारकर उनके अग्नाशय से इंसुलिन निकाला जाता था और उसे फिर मनुष्यों में डाला जाता था। तो इससे क्या होता था कि कुछ जो मरीज होते थे उन पे जो है रिजेक्शन हो जाता था, ठीक है, रिएक्शन कुछ हो जाता था, कुछ खास तरह के उनमें दूसरा ही रोग हो जाता था, है ना। कुछ में ये जो है काम कर जा रहा था, तो ये मतलब भगवान भरोसे था। किसी भी जानवर के उनको मार के उनके अग्नाशय से इंसुलिन निकाला और किसी मनुष्य में इंजेक्ट कर दिया। तो कुछ जो है मनुष्य तो उनको में काम कर जाता था ये इंसुलिन, लेकिन कुछ मनुष्य में कुछ दूसरा ही रोग हो जा रहा था। तो उससे बचने के लिए कृत्रिम रूप से इंसुलिन का निर्माण शुरू किया गया, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्टिंग किसने किया था, फ्रेडरिक सेंगर ने इसकी स्टार्ट किया था, इसको खोजा था। तो अब मुझे लगता है कि पूरी बात आप लोग समझ गए होंगे, ठीक, कि मानव इंसुलिन का जो है खोज जो है कृत्रिम रूप से इनका बनाना किस प्रकार से मानव के लिए लाभदायक है। अच्छा देखिए, सेंगर ने अन्य भी कुछ काम किया था। देखिए क्या किया गया कि सेंगर ने गाय के अग्नाशय से प्राप्त इंसुलिन के अणु में अल्फा तथा बीटा नामक दो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं का पता लगाया, और ये दोनों ही श्रृंखलाएं आपस में डाइसल्फाइड बंध की सहायता से जुड़ी होती हैं। तो इनके अनुसार मवेशी के अग्नाशय में प्राप्त इंसुलिन की अल्फा और बीटा श्रृंखलाओं में अमीनो अम्लों की संख्या कितनी होती है, क्रमशः 21 और 30 होती है। कहीं कहीं आपको 20 भी दिखेगा, है ना, या फिर 20 या फिर 33 दिख जाए, तो इस प्रकार से आप लोग समझ जाएंगे कि कहना क्या चाह रहा है ना। तो कह रहा है कि इनकी जो श्रृंखलाएं हैं अल्फा और बीटा, वो कितनी होती है, अल्फा की 21 होती है, बीटा की 30 होती है। तो इनको जो है जिन जो है प्रौद्योगिकी के माध्यम से, बायोटेक्नोलॉजी के माध्यम से संसाधित किया जाता है, संसाधन किया जाता है, और इनसे जो है इंसुलिन का निर्माण किया जाता है। मतलब डायरेक्ट जो है इंजेक्ट नहीं किया गया, उसका कुछ शोधन किया गया। तो जब इस प्रकार से कृत्रिम रूप से जब इंसुलिन तैयार किया गया, तो उसका प्रयोग जब मनुष्य में किया जा रहा है, तो मनुष्य जो है उसके लिए रेजिस्टेंस नहीं कर रहा है, मनुष्य का टिश्यू, है ना। और इससे क्या हो रहा है कि मनुष्य जो है सर्वाइव कर जा रहा है। इसमें कई अन्य प्रकार की बीमारियां उनमें
उत्पन्न होने की आशंका भी घट जा रही है। नेक्स्ट है देखिए, धमनियों में रक्त के थक्के को घोलने के लिए उपयुक्त प्लाज्मिनोजन इसी तकनीक से तैयार किया गया है। ठीक है, जैसे कि धमनियों में ब्लड बह रहा है तो कभी कभी क्या है, रक्त का थक्का बन गया धमनियों में। ठीक है, जब रक्त का थक्का बन गया तो क्या ब्लड का जो आवागमन है वो रुक जाता है ना, रक्त का आवागमन रुक गया तो क्या हो रहा है कि मनुष्य को जो है सर्वाइव करने में बहुत कठिनाई होगी, है ना। तो क्या किया गया है कि जैव प्रौद्योगिकी के माध्यम से प्लाज्मिनोजन नामक एक औषधि का निर्माण किया गया जो कि रक्त के थक्के को घोल दे रहा है। ठीक है, जब इसका इंजेक्शन दिया गया रोगी को दिया जाता है तो वो रक्त का थक्का जो है घुल जाता है, डिजॉल्व होता है और रक्त का जो परिसंचरण है वो आराम से सुगमता से होता रहता है। नेक्स्ट देखिए, मानव वृद्धि हार्मोन जो है उसका संश्लेषण भी जीन अभियांत्रिकी द्वारा किया जा रहा है। फिर देखिए हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस बी के विरुद्ध जो प्रतिरक्षी है उसको भी पुनर्योजन डीएनए तकनीक से तैयार किया जा रहा है। इस तकनीक से बनाई गई प्रतिरक्षी अधिक शुद्ध है क्योंकि इसमें केवल इन्हीं प्रोटीनों के विरुद्ध, यहाँ होगा ये ना, क्योंकि ये केवल इन्हीं प्रोटीनों के विरुद्ध बनते हैं। ठीक, जिसकी आवश्यकता होती है, केवल उन्हीं जो है प्रोटीनों के विरुद्ध बनते हैं जिनकी आवश्यकता इन्हें होती है। एक मिनट देखिए, इस तरह समझिए इसको कि इस तकनीक से बनाई गई जो प्रतिरक्षी होती है ना, ये क्या होती है, ये अति शुद्ध मात्रा में होती है और ये जो हेपेटाइटिस बी का जो है एंटीजन जो है उसके ये खिलाफ काम करती है। यानी कि ऐसे फैक्टर जो हेपेटाइटिस बी का जो है कारक बन सकते हैं हेपेटाइटिस बी नामक रोग के, उनके विरुद्ध जो है ये प्रतिरक्षी काम करते हैं, है ना। इस तरह समझिए। नेक्स्ट देखिए, जैव प्रौद्योगिकी के उपयोग के द्वारा द्वितीय पीढ़ी के टीके रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन तथा तृतीय पीढ़ी के टीके का उत्पादन किया जाता है। देखिए, रिकॉम्बिनेंट तकनीक के द्वारा हेपेटाइटिस बी, हर्पीस, इन्फ्लुएंजा, काली खांसी को बोलते हैं हुपिंग कफ, मेनिंजाइटिस आदि रोगों के टीकों का उत्पादन किया जा रहा है। नेक्स्ट हेडिंग है जीन चिकित्सा यानी कि जीन थेरेपी। तो इसके द्वारा विकृत जीन को किसी दूसरे स्वस्थ जीन से प्रतिस्थापित करके रोगों का उपचार किया जाता है और इसका उपयोग सर्वप्रथम सन 1990 में एक 4 साल की बच्ची पर किया गया था। 4 साल की बच्ची जो है प्रभावित थी सीड्स नामक बीमारी से, जिसका फुल फॉर्म है सेवरी कंबाइंड इम्यून डिफिशियंसी, है ना, सेवरी कंबाइंड इम्यून डिफिशियंसी। देखिए इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा सीड्स का, है ना। ये जो है इसमें पूछ सकता है आपको, अति लघु में या तो पूछ ले या फिर बहुविकल्पी में पूछ ले, तो पूछा जाता है। तो उसमें क्या होता है, 4 साल की बच्ची में ये ग्रसित थी सीड्स से। इसमें क्या होता है, एडेनोसिन डी एमिनेज की कमी होती है ना। तो एडेनोसिन डी एमिनेज यानी कि एडीए, तो इसकी न्यूनता के उपचार हेतु जीन चिकित्सा का प्रयोग किया गया। ठीक है, तो कभी कभी पूछता है ना कि सबसे पहले जो है किस में स्टार्ट किया गया था, किस में इसका प्रयोग किया गया था। तो एक 4 साल की बच्ची पर जो कि ग्रसित थी सीड्स से, और सीड्स में क्या होता था, एडेनोसिन डी एमिनेज की न्यूनता, इम्यून डिफिशियंसी यानी कि उसमें इम्यून सिस्टम का जो है कमी है, इम्यून सिस्टम जो है कम पाया गया था, है ना। जैसे कि हम रह रहे हैं कहीं भी अगर, तो हमें ये पता है ना कि वातावरण में कई प्रकार के बैक्टीरिया वायरस जो है फैले रहते हैं, है ना। तो हमारा शरीर जो है, हमारे शरीर में इम्यून सिस्टम काम करता है जो इन हल्के फुल्के जो वायरस और बैक्टीरिया इनके खिलाफ काम करता रहता है। लेकिन इस बच्ची में क्या है, इम्यून सिस्टम की ही कमी है। तो यानी कि अगर उसे बाहर निकाला गया वातावरण में तो क्या है कि वो जो है जल्दी से प्रभावित होगी इन बैक्टीरिया और वायरस से, और इससे जो है उसमें तुरंत बीमारियां स्टार्ट और इसकी मृत्यु भी हो सकती थी। तो सबसे पहले स्टार्ट किया गया इस बच्ची में। देखिए इंटरफेरान जो है ये एंटीवायरस ग्लाइकोप्रोटीन होता है, एंटीवायरस ग्लाइकोप्रोटीन होता है जो प्रतिरक्षा नियंत्रक की भांति कार्य करता है, और इनका प्रयोग अनेक रोगों के उपचार हेतु किया जा रहा है इंटरफेरॉन का।
फिर देखिए जीन थेरेपी का उपयोग आनुवांशिक रोग जैसे कि सिस्टिक फाइब्रोसिस रोग के इलाज में भी किया जा सकता है। आणविक निदान पुनर्योगज डीएनए तकनीक, पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया पीसीआर और एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे एलाइजा टेस्ट कब किया जाता है? एड्स में, याद रखिएगा। एलाइजा टेस्ट जो है एड्स में करते हैं, है ना। द्वारा रोगों की पहचान समय से पूर्व ही की जा सकती है। अब देखिए यानी कि पीसीआर और ये जो एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे है, ये सबका फुल फॉर्म याद रखिएगा। इनके द्वारा जो है रोगों की पहचान समय से पूर्व ही की जा सकती है। और समय से पूर्व अगर हो गया यानी कि ज़्यादा रोग जो है शरीर में नहीं फैला तो उसका रोकथाम भी किया जाता है, कुछ उपचार भी किया जा सकता है। लेकिन जब वो बढ़ गया तो उपचार संभव नहीं है। अब देखिए आजकल संदेहप्रद एड्स रोगियों में एचआईवी की उपस्थिति का पता लगाने हेतु पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया यानी कि पीसीआर तकनीक को प्रयोग में लिया जा रहा है। यानी कि ऐसे रोगी जिनमें जो है अभी आशंका है ना, कुछ लक्षण प्रदर्शित हो रहे हैं, आशंका है कि इन्हें ये रोग हो सकता है, तो किसका उपयोग किया जा रहा है? पीसीआर तकनीक का। और पीसीआर टेक्निक के बारे में आप लोग पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट देखिए ट्रांसजेनिक एनिमल्स। तो ये ऐसे जीव जंतु होते हैं जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए तकनीक के द्वारा फॉरेन जीन में प्रवेश कराकर आनुवांशिक रूप से रूपांतरित किए जाते हैं, है ना। यानी कि ऐसे जीव जिनके जीन्स में फेर बदल किया गया हो, अच्छे जीन्स को जो है लिया गया हो किसी अच्छे स्पीसीज वाले, अच्छे गुणों वाले स्पीसीज से या अच्छे गुणों वाले जंतु कहिए, जो भी कहिए, तो उनसे जो है जीन्स को इनमें ट्रांसफर कर दिया गया है, तो इसलिए इसको कहा गया है ट्रांसजेनिक एनिमल्स। अब देखिए ट्रांसजेनिक एनिमल वो होता है जिसका जीनोम किसी दूसरी जाति के जीन्स लेने के कारण बदल गया है ना। किसी दूसरी जाति के जीन्स लेने के कारण बदल गया हो। विभिन्न उपयोगी लक्षणों वाले पारजेनी जंतु, पारजेनी यानी कि फॉरेन, पारजेनी मीन्स होता है ट्रांसजेनिक, है ना। विजातीय जीन अगर होगा तो हम कहेंगे फॉरेन, करेक्ट लीजिएगा। पारजेनी यानी कि ट्रांसजेनिक जंतु उत्पन्न किए गए हैं, जैसे कि ट्रांसजेनिक काऊ यानी कि जो है पारजीनी गाय। तो जो इस ट्रांसजेनिक काऊ का निर्माण किया गया, इसमें क्या होता है, इसके दूध में एक विशेष प्रकार के प्रोटीन होते हैं, है ना। कोई खास तरह का प्रोटीन का जीन्स जो है इस गाय में डाल दिया गया, जिससे कि उस कैरेक्टर वाले दूध का निर्माण होने लगा। इसके अलावा ट्रांसजेनिक चूहे, सूअर, खरगोश, भेड़, मछलियाँ आदि भी उत्पन्न किए जा रहे हैं। सबसे अधिक मात्रा में ट्रांसजेनिक चूहों का उत्पादन किया गया है। देखिए चूहों का उत्पादन क्यों किया गया है ट्रांसजेनिक? क्योंकि देखिए कई लैब होते हैं ना, तो नए प्रकार की कोई दवा निकली, कोई वैक्सीन का निर्माण किया जा रहा है, तो सबसे पहले जो है चूहों पर किया जाता है। तो इसलिए जो है ट्रांसजेनिक चूहों का निर्माण जो है सबसे अधिक मात्रा में किया जा रहा है। इसके अलावा ट्रांसजेनिक जो एनिमल्स होते हैं उसमें उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए, जैसे पिछले क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था ना कि उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए जो है ट्रांसजेनिक पौधे, ट्रांसजेनिक एनिमल्स का निर्माण किया जा रहा है। जैसे कि ट्रांसजेनिक एनिमल्स हैं तो उनसे अधिक मात्रा में मांस प्राप्त करने के लिए, दूध प्राप्त करने के लिए, या फिर कुछ जैसे भेड़ हैं, लैम्ब या शिप जो भी कहिए ना, तो उससे जो है अधिक मात्रा में ऊन प्राप्त करने के लिए, साथ में ऊन की गुणवत्ता जो है वो अच्छी हो, इसके लिए भी ट्रांसजेनिक भेड़ों का या फिर ट्रांसजेनिक एनिमल्स का जो भी आप कहें उसका उत्पादन किया जा रहा है। अब देखिए लिखा है ट्रांसजेनिक एनिमल्स को बनाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, ठीक है। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य कौन कौन से हैं जिनके द्वारा ट्रांसजेनिक एनिमल्स बनता है? देखिए ऐच्छिक जीनों की पहचान करके उसे विलगित करना, यानी कि जो जीन्स है हमें लेना है, कुछ अच्छे कैरेक्टर वाले जीन्स, उसको अलग कर लिया, या फिर जो है जो खराब कैरेक्टर वाले जीन्स है उसको भी अलग करते थे, है ना। हमने पिछले देखा है ना पिछले क्लास में कि किसी जीन्स में किसी डीएनए का कोई खास जो है सेगमेंट अलग कर दिया गया, जिसमें और उसको जिसमें इंजेक्ट करना है वहाँ से भी कुछ कट करके हटा दिया, है ना। तो वही करा है कि पहले ऐच्छिक जीन को पहचान करना जाता है, उसके बाद उसे अलग कर लिया। विलगित मीन्स होता है अलग करना। उपयुक्त वाहक वेक्टर का चयन करना, ठीक है, जिसके माध्यम से हमें जो है जीवों में अच्छे कैरेक्टर वाले जीन्स का ट्रांसफ़र करना है, उस वेक्टर का चयन करना।
थर्ड है देखिए वाहक के साथ ऐच्छिक जीन का संयोजन करके रिकॉम्बिनेंट वाहक तैयार करना। ठीक है। चौथा देखिए रिकॉम्बिनेंट वाहक को आवश्यकता अनुसार कोशिकाओं, ऊतकों, भ्रूण व युग्मनज में प्रवेश करना। तो इतने सारे महत्वपूर्ण तथ्य होते हैं ट्रांसजेनिक एनिमल्स को बनाने में। अब देखिए ट्रांसजेनिक जंतुओं की संख्या बढ़ाने के लिए युवा मादाओं में अंडोत्सर्जन को बढ़ाया जाता है। ठीक है, यानी कि अधिक मात्रा में उनमें ओव्यूल्स का फॉर्मेशन हो, तो उसकी जो है उस क्षमता को पहले बढ़ाया जाता है, किसमें? युवा मादाओं में। फिर माइक्रोपिपेट की सहायता से ऐच्छिक जीन को ले जाने वाले वाहक नर प्रोन्यूक्लियस यानी कि नर युग्मक के से प्राप्त न्यूक्लियस को अंडों में प्रवेश कराया जाता है और रूपांतरित निषेधित अंडे को कुछ समय तक वृद्धि करने दिया जाता है और इसके पश्चात इसे सैरोगेट मादा के गर्भाशय में इम्प्लांट कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से उत्पन्न जंतु जो है ट्रांसजेनिक होता है। देखिए क्या करते हैं, एक मेल होता है ऑर्गेनिज्म और एक होता है फीमेल, ठीक है, ऑर्गेनिज्म होता है। तो क्या करते हैं कि पहले हम कोशिश करते हैं कुछ ऐसी औषधि वगैरह का निर्माण दिया जाता है फीमेल्स को, जिससे कि उनमें जो है अंडोत्सर्जन जो है अंडे का निर्माण एक का फॉर्मेशन अधिक हो। ठीक है, एक का फॉर्मेशन अधिक हो। तो उससे क्या करते हैं, उसे छाट कर 2-3 अच्छे कैरेक्टर वाले एक को ले लिया जाता है ना। और उसके बाद मेल्स में जो नर युग्मक होता है इससे प्राप्त न्यूक्लियस, मेल जो है ये इससे जो है न्यूक्लियस प्राप्त होता है। ठीक, न्यूक्लियस को क्या किया जाता है, माइक्रोपीपेट, एक होता है पीपेट होता है, जब आप लोग केमिस्ट्री में अभी आप लोग प्रैक्टिकल करेंगे तो आप लोग पीपेट आप लोग देखेंगे तो समझ जाएंगे। पीपेट लंबा सा होता है, कांच की तरह होता है, सॉरी कांच का बना होता है, लंबा सा होता है। ठीक है, तो उस माइक्रो पीपेट यानी कि बहुत ही सूक्ष्म पीपेट की सहायता से जो न्यूक्लियस हैं इसको जो है निकाल लिया जाता है और ये जो एग है अच्छे कैरेक्टर वाले एग्स जो होते हैं उनमें इन्हें डाल दिया जाता है ना। और इसके फिर जो है प्रयोगशाला में इन्हें वृद्धि करने दिया जाता है कि ये जो है कुछ और वृद्धि कर लें। जब ये वृद्धि कर लेते हैं तो फिर क्या कहता है, किसी अन्य, ठीक है, जो है मादा है फीमेल, इसमें इनको ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है। ठीक, और जो ये दूसरी मादा जो है उसको बोलते हैं सैरोगेट मदर। इसी फीमेल में अगर डाला जाता है तो हम इसको सैरोगेट ना कहते हैं, लेकिन किसी दूसरी मादा में डाल रहे हैं, अंडा किसका है, इसका है, इस वाली फीमेल का, और मेल से हमें न्यूक्लियस प्राप्त हुआ है लेकिन इसे ट्रांसप्लांट किया गया अदर मादा में, ठीक है, दूसरी मादा में। तो इसलिए जो है इसको कहा जाता है सैरोगेट विधि, है ना। तो देखिए सैरोगेट मदर जो है उसके गर्भाशय में इसे इम्प्लांट कर दिया जाता है। तो जब इससे जो जंतु प्राप्त होगा, जो शिशु होगा, ठीक है, ऑर्गेनिज्म जो प्राप्त होगा वो क्या होगा, ट्रांसजेनिक होगा। ओके, तो इस प्रकार से ट्रांसजेनिक एनिमल्स का निर्माण किया जाता है, यानी कि अच्छे कैरेक्टर वाले फीमेल के अंडे ले लिए गया और अच्छे कैरेक्टर वाले मेल के न्यूक्लियस ले लिए और उन दोनों को ऐड किया, कुछ देर तक वृद्धि कराया, उसके बाद दूसरी किसी फीमेल में ट्रांसप्लांट कर दिया गया। तो क्या हुआ, ट्रांसजेनिक एनिमल्स का निर्माण हो गया। कुछ यूजेस हैं ट्रांसजेनिक एनिमल्स के। देखिए इसमें क्या होता है, इससे विभिन्न प्रकार के शरीर क्रियाओं, विकास, जीन के कार्यों के अध्ययन करने के लिए तथ्य प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट है अनेक जीन संबंधी रोग। कई जीन संबंधी रोग होते हैं जैसे गठिया, कैंसर, सिस्टिक फाइब्रोसिस आदि के अध्ययन में ये सहायक होता है। ठीक है, ट्रांसजेनिक एनिमल्स। देखिए कुछ खास तरह के उत्पाद हैं, आवश्यक उत्पाद पर्याप्त मात्रा में भी ट्रांसजेनिक एनिमल्स से प्राप्त किए जा सकते हैं। जैसे कि ट्रांसजेनिक काऊ है, उसका नाम है रोजी, ट्रांसजेनिक काऊ, पार्जिनी काऊ। रोजी से मानव प्रोटीन संपन्न दूध प्राप्त किया गया और इस दूध में मानव अल्फा लैक्टो एल्ब्यूमिन मिलता है, अल्फा लैक्टो एल्ब्यूमिन मिलता है, जो कि मानव शिशु हेतु अत्यधिक संतुलित पोषक तत्व है। ठीक है, जैसे कि कई प्रकार के ऐसे शिशु हैं जिनको जो है माता का दूध जो है पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पा रहा है, कुपोषित शिशु हैं। ठीक, ऐसे शिशु जो अनाथ हैं, माता नहीं है, ठीक है, या फिर जिनकी मृत्यु हो चुकी है माँ की,
तो उनको जो है पोषक तत्व की आवश्यकता है पूर्ण रूप से। तो उनको जो है पोषक तत्व यानी कि दूध उत्पन्न कराने के लिए ऐसा दूध होना चाहिए जो उनको जो है उनके लिए जो है संतुलित पोषक तत्व का काम करे। अब शिशु है तो खाना तो खाएगा नहीं, है ना, वो दूध पे ही निर्भर रहेगा। तो इसलिए क्या क्या है, ट्रांसजेनिक काऊ का निर्माण किया जा रहा है जिसमें अल्फा लैक्टो एल्ब्यूमिन मिलता है ना। तो इसका प्रयोग जो है कई प्रकार के शिशुओं को जिनमें जो है जिनमें पोषक तत्व की कमी हो रही है, जिनको कुपोषित हो रहे हैं, या फिर जिनमें जो है माँ नहीं है जिनकी, उन शिशुओं के देखभाल के लिए भी पोषक देने के लिए इसका उपयोग जो है किया जा रहा है। देखिए, किसी वैक्सीन का मानव में प्रयोग करने से पहले पारजनी जंतुओं पर सुरक्षा जांच के रूप में प्रयोग किया जाता है। जैसे पोलियो का टीका जो है ट्रांसजेनिक रैट में जांचा गया था। ठीक है, जैसे इस समय क्या किसका वैक्सीन बन रहा है, कोरोना वायरस का, है ना, कोरोना का टीका बन रहा है। तो उसको जो है पहले ही जैसे टीका बनाया है ना, साइंटिस्ट ने उसका अध्ययन कर लिया कि इस प्रकार की औषधि के द्वारा जो है इसकी जो है क्षमता को कम कर सकते हैं या इसको नष्ट कर सकते हैं इस वायरस को। तो क्या किया जा रहा है कि डायरेक्ट उससे पहले मनुष्य में नहीं डाला जाएगा, है ना। जैसे अभी मैंने कहा ना कि चूहों का उत्पादन किया जा रहा है सबसे अधिक ट्रांसजेनिक रैट का। तो पहले जैसे कि मनुष्य क्या है, मैमल है, तो किसी मैमल के ही शरीर पर पहले उसको इंजेक्ट किया जाएगा। तो चूहा क्या है, मैमल वर्ग का है, तो चूहे पर पहले जांच की जाएगी, है ना। उसके अलावा फिर जाकर चूहा जो है रेजिस्टेंस कर गया, अगर वो झेल नहीं पाया उस दवा को तो वो मर जाएगा। तो फिर जो है फिर से उनको अपना प्रोसेस साइंटिस्ट को मतलब फिर से अपनी प्रक्रिया फिर से बढ़ानी पड़ेगी, क्या गलत हो गया क्या सही हो गया कि इस प्रकार से चूहे की मृत्यु हो गई, है ना। यानी कि कोई भी जो टीका बनता है डायरेक्ट पहले मनुष्यों पर नहीं उसका प्रयोग किया जाता है। ठीक, पहले जो है उससे रिलेटेड जंतुओं पर, चूहों पर कर लिया गया या फिर कभी कभी बंदरों पर भी किया जाता है ना। तो इस प्रकार से आगे बढ़ते बढ़ते फिर मनुष्य की बारी आती है। तो इसलिए भी ट्रांसजेनिक एनिमल्स का जो है बहुत ही उपयोगी है। अच्छा, और ट्रांसजेनिक जो है रैट या फिर जो भी एनिमल्स, इनका निर्माण क्यों किया जा रहा है। तो अगर मान लीजिए कितने प्रकार की दवाइयां हैं, बार बार जब एक चूहों पर उपयोग किया जाएगा, मान लीजिए पहला चूहा मर गया, दूसरा चूहा मर गया, इस तरह से क्या होगा, तो चूहों की संख्या में कमी भी तो आ सकती है। तो अधिक मात्रा में उतना ऑर्गेनिज्म भी तो साथ में रहना चाहिए ना कि हम इस पर उपयोग कर सकें, इस पर जो है हम प्रयोग कर सकें। तो इसलिए जो है इस विधि का प्रयोग किया जाता है ताकि अधिक मात्रा में हम उत्पादन कर सकें इस प्रकार के जंतुओं का और उस पर जो हम प्रयोग कर सकें। ओके, अब देखिए ट्रांसजेनिक एनिमल्स जो हैं विषैले पदार्थों की तुलना के प्रति अधिक संवेदनशील भी होते हैं और ये टॉक्सिक पदार्थों के अध्ययन के लिए अधिक उपयोगी है। यानी कि कोई जैसे विषैले पदार्थ हो गया, जैसे अभी हमने ये पढ़ा ना वैक्सीन के बारे में, तो कह रहा है कि अगर कोई विषैले पदार्थ उसमें मिला है तो तुरंत ये क्या करेंगे, उनमें शो हो जाता है, किसी न किसी प्रकार की एलर्जी शो कर देंगे या डेड हो जाएंगे तुरंत। जितना तो मनुष्य में उनका प्रभाव नहीं पड़ेगा उतना उससे कहीं अधिक ये इन जंतुओं में पड़ता है और जो है इसलिए जो है ये भी अध्ययन के लिए भी ये उपयोगी हो जाते हैं। ट्रांसजेनिक पिग्स के अंग जैसे अग्नाशय, वृक्क, हृदय आदि का मानव में प्रत्यारोपण किए जाने पर भी कोई अभिक्रिया उत्पन्न नहीं होती है। ठीक है, यानी कि जो जेनेटिकली मॉडिफाइड पिग्स हैं उनमें जो है अग्नाशय वगैरह, वृक्क हो गया या हृदय, इसका जो है मानव में प्रत्यारोपण जो है किया जा सकता है। लेकिन जो ट्रांसजेनिक है, क्योंकि ट्रांसजेनिक है तो उसमें जीन्स में उसके फेरबदल किया गया है ना, तीसरे उसके जीन्स को इस लायक बनाया गया है कि जो है मानव में अगर उसका प्रत्यारोपण किया जाए अगर उस अंगों का, तो उसमें किसी प्रकार का जो है टिश्यू रिजेक्शन ना हो, है ना। पहले क्या होता था कि लोग जो है जैसे कि सभी तो अंग जो है डोनेट करते नहीं है ना, तो अंगों की कमी होती थी तो ऐसे ही किसी भी एनिमल्स का निकाल लिया या फिर सुअर का जो है कोई खास तरह का अंग जो है निकाल के मनुष्य में ट्रांसप्लांट कर दिया जाता था। तो क्या होता था कि कुछ मनुष्यों में तो टिश्यू रिजेक्शन नहीं होता था और कुछ मनुष्यों में टिश्यू रिजेक्शन हो जाता था, यानी कि ऑर्गन होता था वो फेल हो जाता था, मतलब कार्य करना बंद। तो सबके लिए सही नहीं था, तो उससे जो है बहुत सारे रोगियों की मृत्यु भी हो जाती थी। लेकिन जब ट्रांसजेनिक पिग्स आया तो ट्रांसजेनिक में अभी हमने देखा ना कि ट्रांसजेनिक यानी कि वो आनुवांशिक रूप से उनमें कुछ फेरबदल की गई है। तो क्या है, इस प्रकार से इन्हें बनाया गया है कि ये जब इनका अंग प्रत्यारोपण किया जाए तो ये किसी भी प्रकार का टिश्यू रिजेक्शन ना करें, है ना। और ऐसे देखिए भारत जैसे देश में तो ये बिल्कुल भी सबकी मान्यता रहती है कि बिल्कुल भी अंग का डोनेट वो करना नहीं चाहते हैं, है ना। कई प्रकार की धार्मिक और
सामाजिक और जो कहते हैं ना कि भावनात्मक रूप से लोग जुड़े होते हैं कि ये अंग डोनेट करने से कतराते हैं। तो यहाँ पे जो है ऐसे भी अंगों की काफ़ी कमी रहती है, तो उन रोगियों की उपचार के लिए जो है ऐसे जंतुओं का निर्माण जो है सहायक है। अब देखिए ट्रांसजेनिक भेड़, तो इसमें जो है अमीनो अम्ल सिस्टम का संश्लेषण जो है उच्च मात्रा में होता है, और ये जो भेड़ होती हैं ट्रांसजेनिक, ये अधिक ऊन वाली होती हैं। मैंने पहले ही डिस्कस किया ना कि अधिक मात्रा में और अच्छे कैरेक्टर वाले, अच्छे गुणों वाले ऊन का प्राप्त करने के लिए जो है ट्रांस भेड़ का निर्माण किया जाता है। फिर देखिए वृद्धिवर्धक जीन का उपयोग करके ट्रांसजेनिक भेड़, बकरी, मछली से अधिक मात्रा में मांस प्राप्त किया जाता है। देखिए कुछ वृद्धिवर्धक जीन्स का उपयोग कर दिया गया जिससे कि कम समय में ही जो भेड़ है, बकरी है, मछली है, उसको बड़ा कर दिया गया है ना। जो जैसे उनका कोई खास पीरियड है कि इतने से इतने में ही ये बड़ी होंगी, लेकिन जब जीन्स का प्रयोग कर दिया गया तो क्या है, कम समय में ही, कुछ वर्षों में ही वो बड़ी हो गई, और बड़ी हो गई तो उनसे जो है अधिक मात्रा में हम मांस प्राप्त कर सकते हैं। और इसके अलावा जो है ऊन, जो ऊन वाले जो पशु हैं उनसे ऊन प्राप्त करने लगते हैं। ओके, तो इस प्रकार से ये काफ़ी उपयोगी है। नेक्स्ट हेडिंग है देखिए ट्रांसजेनिक जंतुओं से हानियां, है ना। हानियां क्या है, अभी हमने लाभ पढ़ा, अब हानियां देखिए क्या है। कभी कभी पारजनी जंतुओं में प्रोटीन संश्लेषण से संबंधित विजातीय जीन हानिकारक सिद्ध हो जाते हैं, यानी कि जो फॉरेन जीन होते हैं वो कभी कभी हानिकारक भी सिद्ध हो सकते हैं। उससे क्या है, एलर्जी उत्पन्न हो सकती है। इसके अलावा देखिए मानव क्लोनिंग जैसे विचार जो है मानव भावनाओं एवं समाज के लिए घातक सिद्ध हो सकते हैं, है ना। यानी कि ह्यूमन क्लोनिंग, ह्यूमन का क्लोन बना दिया, इससे क्या है, ह्यूमन क्लोनिंग जो है उपयोग करके कुछ जो है आतंकवादी किस्म के लोग जो हैं एक किसी खास व्यक्ति का क्लोनिंग करके उसे जो है उसका उपयोग कर सकते हैं समाज को डराने धमकाने के लिए, है ना, या फिर मानव बम बनाने में भी किया जा सकता है। तो ह्यूमन क्लोनिंग जो है ये समाज के लिए अत्यंत घातक सिद्ध हो सकता है। फिर देखिए विभिन्न जंतुओं में जीनों के प्रयोग से जातियों में स्थिरता बिगड़ जाने का भय है। देखिए जो जीन्स का उपयोग करते हैं हम ट्रांसजेनिक एनिमल में, वो क्या हो सकता है, अलग अलग स्पीसीज का हो सकता है ना। किसी खास जंतु में कोई खास तरह का जीन्स होता है, लेकिन जब जंतुओं का उसमें जीन्स मिला दिया गया अच्छे कैरेक्टर के चक्कर में, तो क्या हो रहा है, उनका जेनेटिक जो संतुलन है वो बिगड़ सकता है ना। और यानी कि जो मूल जीन है उसका जो है वो बिल्कुल ही चेंज हो गया। जैसे कि जीन P53 एक कैंसर रोधी जीन है, लेकिन ये क्या है, ये हो गया ना, स्थिरता बिगड़ जाने का भय होता है। ठीक है, अब ये देखिए कुछ जीन अपना प्रदर्शन उम्र और वातावरण के अनुसार परिवर्तित कर लेते हैं। कुछ जीन जो है शुरुआत में तो उनका प्रदर्शन अच्छा होता है, लेकिन जैसे जैसे जंतु की या ऑर्गेनिज्म का उम्र जो है बढ़ता गया या कोई जो है उसका वातावरण चेंज हुआ, तो क्या है वो जो है अपना प्रदर्शन उनका चेंज हो गया। उस जीन जो है वो जीन भी प्रदर्शन अपना दूसरी तरह से प्रदर्शित करने लगा। जैसे कि है जीन P53, ये क्या है, कैंसर रोधी जीन्स होता है, लेकिन आयु बढ़ने के साथ साथ इनका प्रदर्शन भी प्रभावित हो जाता है। जैसे जैसे ऑर्गेनिज्म की आयु बढ़ रही है उस तरह से इनका भी कार्य जो है बदलता गया। तो इस प्रकार से ये हानिकारक है। लेकिन अगर हम देखें ट्रांसजेनिक फसलों या जंतुओं से, तो इनका जो है अधिक मात्रा में इनका उपयोगिता ही है ना। हमने देखा ना कि उपयोगिता ही अधिक मात्रा में है, और इनका उत्पादन जो है औद्योगिक क्षेत्र में उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए, है ना। और जो है समाज में जो कई प्रकार के गरीब तबके के लोग हैं सब तक जो है भोजन पहुंचाने में, है ना, पोषक तत्वों के पहुंचाने में भी एक बहुत प्रमुख भूमिका निभा रहे हैं। अनेक प्रकार के रोग हो रहे हैं, ठीक है, जो आनुवांशिक रूप से रोग हैं, उनका इलाज संभव नहीं था, तो ट्रांसजेनिक विधियों के द्वारा जैव प्रौद्योगिकी के माध्यम से जो है उनका इलाज भी संभव हो रहा है। तो इस प्रकार से ये काफी लाभदायक है। नेक्स्ट हेडिंग है देखिए जैव सुरक्षा समस्याएं, बायो सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स। देखिए इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे जैसे कुछ खास तरह के जीव होते हैं, जीव यानी कि जंतु पौधे दोनों आप मान सकते हैं, ठीक है, वो किसी खास क्षेत्र में पाए जाते हैं और उसकी उत्पादक क्षमता जो है, या फिर कह सकते हैं उसकी कुछ खास तरह की उत्पादक क्षमता होती है, या कुछ खास तरह के उसमें कैरेक्टर होते हैं, है ना। तो क्या होता है कि कुछ लालची कंपनियां जो होती हैं बाहरी विदेशी, वो क्या करती हैं कि उस खास क्षेत्र का नाम लिए बिना उसको जो है अपने नाम से उसे रजिस्टर्ड करा देती हैं।
तो ये क्या होता है कि वो जो जीव है या पौधा है या जो भी फसल है या कोई खास तरह का जंतु है, उस पे जो है उस क्षेत्र के निवासियों का अधिकार जो है खत्म हो जाता है ना। तो ये क्या होता है इसके अंतर्गत जो है हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें पहला है बायो पेटेंट, यानी कि जैव एकस्व या जैव एकाधिकार। देखिए ये क्या होता है कि जैव एकाधिकार अन्वेषक को, इन्वेंटर को एक अधिकार प्रदान करती है ना, ताकि किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उसकी खोज का दुरुपयोग ना किया जा सके। और वर्तमान में यह कानूनी अधिकार जैविक उत्पादकों, आनुवांशिक, अभियांत्रिकी उत्पादन आदि के लिए भी अनुमोदित किए जा रहे हैं। देखिए जैसे अभी हमने बताया ना कि जैसे कि किसी चीज़ की खोज जो है किसी व्यक्ति ने की और कोई लालची व्यक्ति जो है उसको बिना बताए, ठीक, उस व्यक्ति को बिना बताए उसे कह दिया कि ये जो है चीज़ मेरी है ना, और उसे अपनी चीज़ बता के मार्केट में वो बेचने लगा और जो है उससे लाभ प्राप्त करने लगा। तो क्या हो रहा है कि अन्वेषक यानी कि जो मुख्य उसका खोज करता था उसको क्या हुआ, बहुत ज़्यादा हानि हुई, है ना। मेहनत उसने की और मेहनत का फल जो है कोई अन्य ले गया। तो इस प्रकार से क्या किया गया है कि ये कानूनी अधिकार दिया गया है अपने, जैसे किसी ने कोई खास तरह की खोज की है ना, कोई खास तरह का उत्पादन कहीं हो रहा है तो कुछ जो है उनको पेटेंट कराने का अधिकार दे दिया गया कि अगर कोई खास तरह का पौधा जंतु किसी क्षेत्र में पाया जा रहा है और वो जो है वहाँ के स्थानीय जातियों के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक सिद्ध हो रहा है, तो वो जो क्षेत्र के निवासी हैं वो उसका पेटेंट करा लें, ठीक, उसको अपने नाम रजिस्टर्ड करा लें। तो इससे क्या होगा, रजिस्टर्ड हो जाने से अन्य जो लालची लोग हैं, लोभी लोग हैं, जो उसका जो है दुरुपयोग कर सकते हैं, उसको वो जो है जब उसका उपयोग करेंगे तो उनको जो है उसके लिए पैसा देना होगा, है ना, और जो है उसका वो दुरुपयोग नहीं कर पाएंगे। सबसे बड़ी बात तो ये है। जैसे कि हमारे देश भारत में शुरू में आप लोग जानते हैं कि पहले लोग अशिक्षित हुआ करते थे और भोले भाले हुआ करते थे, है ना। तो जो विदेशी आए भारत में उन्होंने क्या किया कि जो यहाँ के अशिक्षित भोले भाले ग्रामीण थे, किसान थे, उनसे जो है उन्होंने फसलों को खरीद लिया और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उस फसल को अपने नाम से बेचना शुरू कर दिया है, और या फिर उसको जो है अपने नाम से पेटेंट करा दिया कि इस फसल को जो है हमारे यहाँ बोया जाता है, हमारे यहाँ जो है इसका उत्पादन किया जाता है। तो इससे क्या हुआ कि उन विदेशियों को इससे बहुत लाभ हुआ, है ना, और भारतीय जो मुख्य उत्पादन करता था उस फसल का उसे कुछ नहीं लाभ हुआ, यानी वो गरीब का गरीब रह गया। जैसे कि आप उदाहरण दे सकते हैं कि हमारे भारत में चावल की 2 लाख से अधिक किस्में हैं। कितनी हैं? 2 लाख से अधिक किस्में हैं, ठीक। लेकिन भारतीयों को क्योंकि इसका जो है ज्ञान नहीं था कि हमें जो है अपने क्षेत्र का पेटेंट कराना चाहिए, तो अभी मैंने बताया ना कि क्यों, क्योंकि एक तो गरीब, ऊपर से अशिक्षित, उन्हें पता ही नहीं कि इस तरह से जो है काम हो सकता है, इसका दुरुपयोग हो सकता है ना। तो क्या हुआ कि जो चावल की अनेक जो है फसलें हैं, उस जो अधिक सुगंध वाली, स्वाद वाली जो है फसलें हैं, उसका पेटेंट जो है विदेशियों द्वारा करा लिया गया। या कई प्रकार के आप देखेंगे कि आविष्कार जो है पहले भारत में किए गए थे, लेकिन अगर आप नाम देखेंगे तो नाम जो है उस पर आता है विदेशियों का। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पहले के लोगों को इतना जो है ज्ञान नहीं था कि इसका जो है पेटेंट कराया जाता है। उन्होंने कोई खास आविष्कार किया, विदेशियों को अच्छा लगा, उन्होंने पूछ लिया कैसे बनाया, वो तुरंत बता दिए कि इस तरह से बनाया गया, और विदेशी जो है अपने क्षेत्र में जाकर उसका निर्माण किए अपने स्तर से, और अंतर्राष्ट्रीय जो कार्यालय है पेटेंट कार्यालय, वहां पे जाके अपने नाम से पेटेंट करा लिया। तो इस प्रकार से कई जो है धोखेबाजी हुई। इससे क्या हुआ कि नाम जो है उनका हुआ, लाभ किसका हुआ? विदेशियों का हुआ, और भारतीय लोगों के पास कुछ हाथ नहीं आया, ठीक। ऊपर से ये भी कहा जाता है कि भारतीय लोगों को बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है, लेकिन है क्या? उलट, है ना। भारतीय जो है अधिक ज्ञानी होते हुए भी उनको केवल ये ज्ञान नहीं था कि इसका पेटेंट कराना चाहिए, नहीं तो ये जो है चोरी हो सकता है, ठीक। तो इसे ही बोलते हैं बायो पेटेंट, यानी कि पेटेंट कर। अब ये देखिए बायो पायरेसी या फिर जैव दस्युता, ये क्या है कि विभिन्न बहुराष्ट्रीय कंपनियां, MNCs या फिर अन्य संगठन जब किसी देश के जैविक संसाधनों का समुचित प्रतिकर भुगतान किए बिना अनाधिकृत रूप से, ठीक, जब उन संसाधनों का प्रयोग करते हैं तो एक तरह से बायो पायरेसी कहलाता है, ठीक। बायो पायरेसी कहलाता है, जिसे दस्युता, चोरी कहलाता है।
यानी कि किसी क्षेत्र का उपयोग कर रहे हैं जैविक संसाधनों का और बता रहे हैं कि ये मेरा है, और उपयोग कर भी रहे हैं तो उस क्षेत्र का जो उस संसाधन का जो उत्पादन करता है उसको जो है उचित मूल्य भी नहीं मिला या फिर मूल्य ही नहीं दिया, है ना, धोखे में रखा उनको, और खुद जो है उपयोग कर रहे हैं और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बेच रहे हैं और उससे खूब लाभ कमा रहे हैं। तो ये प्रक्रिया कहलाएगी बायोपायरेसी। देखिए, किसी भी देश के जैविक संसाधनों जैसे कि जैविक पदार्थ तथा रिकॉम्बिनेंट डीएनए उत्पाद के बिना पूर्व सूचना के गैर कानूनी तरीके से प्रयोग, गैर कानूनी रूप से प्रयोग, बाहर ले जाना, उसका उपयोग बायोपायरेसी के अंतर्गत आता है। किसी भी देश का कोई जैविक संसाधन है ना, कोई जैविक पदार्थ या फिर रिकॉम्बिनेंट डीएनए से जो उत्पन्न हो रहा है उत्पाद, उसको जो है बताया नहीं गया कि हम आपका जो है आपके इस उत्पाद का उपयोग कर रहे हैं, बल्कि स्वयं ही उपयोग जो है करना शुरू कर दिया गया अपना बता के कि ये जो है हमारे देश के द्वारा बनाया गया है। तो और गैर कानूनी तरीके से, तो इस जो है गैर कानूनी तरह से जब प्रयोग होगा और उसे जो है देश के बाहर ले जाया जाएगा और बाहर ले जाके उसका उपभोग किया जाएगा, तो इसे हम कहेंगे बायोपायरेसी। इसमें देखिए एक प्रोटीन है, जैसे हम कह सकते हैं एक प्रोटीन है जिसका नाम है ब्राजीन, है ना, और इसका जो कैरेक्टर है कि ये शर्करा से, यानी कि जो शुगर है चीनी, उससे 2000 गुना मीठा होता है, 2000 गुना ज़्यादा मीठा होता है। लेकिन ये किस पौधे से प्राप्त होता है? ये एक अफ्रीकन पौधा होता है, उससे जो है इसे प्राप्त किया जाता है, जिसका नाम है पेंटा डाई प्लांड्रा ब्रांजेना। ठीक है, पेंटा डाई प्लांड्रा ब्रांजेना। तो इससे जो है प्राप्त किया जाता है इस प्रोटीन को, ब्राजीन को। तो ये जो है अफ्रीकी पौधा है और सदियों से अफ्रीका में उग रहा है। तो देखिए, तो मूल रूप से कहना चाहिए कि ये जो है ब्राजील कहाँ का है? अफ्रीका का है। लेकिन इसे पेटेंट किसने करा लिया? यूएसए ने। ठीक है, पेटेंट किसने कराया? यूएसए ने। तो इस तरह से क्या हुआ, ये ब्राजील जो है ये चोरी हो गया। नाम कहीं भी अगर लिखा रहेगा तो नाम आएगा यूएसए का, लेकिन है ये अफ्रीका का। तो यानी यूएसए ने अफ्रीका से इसे चुरा लिया। ठीक है, अपने नाम पे ये पेटेंट करा लिया। अफ्रीका के लोग जो हैं बहुत ही ज़्यादा गरीब और अशिक्षित थे, है ना। अभी भी हैं, बहुत सारे ऐसे देश हैं जो गरीब और अशिक्षित ही है। तो उसमें क्या है, उन्हें बेवकूफ़ बनाकर वहाँ से इस जो है प्रोटीन को उठा लिया गया और अपने नाम पे पेटेंट करा लिया। जैसे अभी मैंने बताया कि चावल वाला, कि भारत में देखिए 2 लाख किस्में थी चावल की, है ना। और जो है भारतीय सदियों से चावल का उत्पादन कर रहे हैं, या फिर गेहूं हो या मक्का ज्वार जो भी कहिए, कई ऐसी फसलें हैं, कई ऐसे जंतु हैं जो सदियों से जो है वहाँ किसी देश के मूल निवासियों द्वारा उपयोग किया जा रहा है। कई प्रकार की औषधियाँ हैं, है ना। तो लेकिन क्योंकि उनमें जागरूकता की कमी है, तो जागरूकता की कमी होने के कारण जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो पढ़े लिखे समाज से जो आते हैं, है ना, लोभी हैं, साथ ही उन्हें जानकारी भी है कहाँ पेटेंट कराया जाता है, तो तुरंत जो है उस दवाई को, उस जो है ऑर्गेनिज्म को, उस पौधे को अपने नाम पे कर लेते हैं। इससे क्या हुआ कि उस क्षेत्र को, वो उस दवा को, उस ऑर्गेनिज्म को अपना बता के वो लाभ कमाते हैं। ऊपर से जब स्थानीय निवासी उसका उपयोग जब करते हैं तो उस पर जो है वो रोक भी लगाते हैं कि आप जो है आप नहीं करा सकते। क्यों? क्योंकि ये हमारा है। अब जो बेचारे स्थानीय निवासी हैं वो क्या जाने, वो तो सदियों से उसका उत्पादन कर रहे हैं, लेकिन जो है अचानक से फिर ये लोभी लोग क्या होते हैं, एक तो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में भी लाभ प्राप्त करते हैं, ऊपर से जो स्थानीय जो है जनजातियाँ हैं या फिर जातियाँ हैं उन पर कर लगा देते हैं कि आपको जो है अगर इसका उत्पादन करना है तो आपको हमें टैक्स देना होगा। तो इससे क्या होता है कि उन्हें दोनों तरह से लाभ प्राप्त होता है, और जो मूल जो जनजाति है, मूल जो उत्पादक करता है, उसे बहुत ही हानि होती है ना। तो ये जो है बहुत ही ज़्यादा बड़ी समस्या है। तो देखिए, अब भारत सरकार भी इसके लिए जागरूक हुई है और उसने जो है कई ऐसे संगठनों का निर्माण किया है, जिसमें से मेन है GEAC, जिसका फुल फॉर्म है जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी, या फिर हिंदी में हम इसे कह सकते हैं
इसका नाम हिंदी में आनुवांशिक अभियांत्रिकी संस्तुति समिति। आनुवंशिक अभियांत्रिकी संस्तुति समिति। ठीक है, भारत सरकार द्वारा जो है इसका निर्माण किया गया है जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी का, जो क्या करती है, जो जीव अनुसंधान संबंधी कार्यों की वैधानिकता तथा जन सेवाओं के लिए जीवों के सन्निवेश की सुरक्षा आदि के बारे में निर्णय लेने का कार्य करती है। ठीक, देखिए कभी कभी इससे जो है टिप्पणी लिखने के लिए भी आता है कि बायो पेटेंट क्या है या फिर बायोपरसी क्या है, और कभी कभी इनसे लघु क्वेश्चन भी बनते हैं। तो लघु क्वेश्चन अगर बनते हैं तो इसमें हम, जैसे मैंने अभी आपको बताया ना कि चावल का आप एग्जाम्पल दे सकते हैं, है ना, और यहाँ पे जो है ब्राजीन नामक प्रोटीन का आप एग्जाम्पल दे सकते हैं। तो इस प्रकार से आप जो है खुद से तथ्यों को जोड़कर अपने से भी जो है आंसर का निर्माण कर सकते हैं। और साथ में भारत सरकार द्वारा जो कमेटी का निर्माण किया गया है, इसका भी एग्जाम्पल आप दे सकते हैं आंसर राइटिंग में। ओके, लेकिन ये टोटली डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन क्या पूछा गया है। ठीक, तो इस चैप्टर में आपको इतना ही पढ़ना था, और नेक्स्ट क्लास में हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके।